कैसे हो आप लोग? जो हमारे चैनल से नया है उसको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? आज हम आपके लिए एसएसटी जो आपका लास्ट पेपर है, ठीक है, लास्ट पेपर है जो 7 तारीख को होने वाला है, टॉप 20 क्वेश्चंस उसके लिए लाया हूं। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस किसके लिए? क्लास 10 बोर्ड में जो है, ठीक, क्लास 10 में जो बच्चा है, ठीक है, उसके लिए एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चंस लाओ। यहीं से फंसेगा। आप हमारे एआई के वीडियो देख लेना एक बार, वहां से क्वेश्चन फंसे थे कि नहीं, वहां से ही फंसे थे क्वेश्चन और यहाँ से भी फंसेंगे। हमारी पूरी गारंटी है, भाइयों ने मिलके, हमारे फ्रेंड से मिलके, है ना, जो हमारी टीम है उसने मिलके ये क्वेश्चन पेपर सेट करा है, जिसमें से क्वेश्चन 20 में से आने ही आने हैं। इसमें समझ लो अगर 20 क्वेश्चन कराए, 7-8 से 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के आसपास तो फंसने ही फंसने, ये हमारी गारंटी है। ये हमारी क्या है? गारंटी है। ठीक है, 7 क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। तो इसलिए भाई इस वीडियो को स्किप करने से पहले भाई माइंड में थोड़ा दिमाग, मतलब माइंड को थोड़ा जोर डालना कि मतलब इस वीडियो को स्किप करूं कि ना करूं। भाई बिल्कुल मत करना, छोड़ना मत, क्योंकि आप देख लेना यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है। ये हमारी गारंटी लिख के दे रहा हूं। ठीक, कमेंट में जरूर आना उसके बाद, पेपर देने के बाद, कि भैया यहीं से फंसा यार। और सुन लो, जो फ्रेंड्स मेरा 9th में था, है ना, जो मेरा भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई 9th में, अब 10th में आया, उसके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बेसिक से लेके चलूंगा। ठीक है, बेसिक से लेके चलूंगा। किसे? 9th वाले बच्चों को 10th में आए, 9th वाले बच्चों को जो 10th में आए। ठीक है, तो इसीलिए जो भाई जिसका 10th में है और या उसका छोटा भाई 9th से 10th में आया है, 10th वाला तो 11th में चले जाएगा, पर 9th वाला 10th में आएगा, जो 10th में आएगा उसको जरूर बता देना हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपके लिए बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आप भी कहेंगे भैया मजा आ रहा है। इतना इजी तरीके से सब चीज समझा दूंगा कि आप भी कहेंगे भैया मजा आ रहा है। भैया समझ रहा हूँ ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए एसएसटी का भी आज लाया हूँ। ठीक है, देखो टॉप 20 क्वेश्चन है एसएसटी के क्लास 10 बोर्ड के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो रहा है? द सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ ए वर्ल्ड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी 2 एग्जांपल। इसमें बस बोला गया सिल्क रूट एक ऐसा एग्जांपल है जिससे हम 2 कल्चर को या बहुत सारे कल्चर को एक साथ जोड़ते हैं, एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट को जोड़ते हैं, है ना, एक से ज्यादा कंट्रियों को जोड़ते हैं। इसमें बस मान लो ट्रेड के थ्रू हम क्या कंट्रियों को जोड़ रहे हैं, कल्चर को जोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को जोड़ रहे हैं। ट्रेड मतलब सामान लिया, है ना, और सामान दिया, सामान उनसे लिया और हमने दिया। इसके उसमें से क्या हुआ, इसमें हुआ क्या, ये ट्रेड बोलते हैं। क्या हुआ? ट्रेड हुआ। और ट्रेड में क्या हुआ? 2 लोगों के बीच में लिंक बनना स्टार्ट हो गए। अब दुकानदार के पास गए क्या गए, यहां पर भी ट्रेड होता है, पर हम क्या करते हैं? पैसे देके ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हमने पैसे दिए, दुकानदार ने हमें सामान दिया, डेली जाना आना, लेना देना होगा, तो हम दोनों के बीच में लिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिंक। तो क्या सिल्क रूट ऐसा एग्जांपल है, ठीक है, ट्रेड और कल्चरल लिंक बनाने का, ठीक है, वर्ल्ड में, कल्चरल लिंक बनाने का वर्ल्ड में। तो उसके हमें 2 एग्जांपल देने कैसे। ठीक है, देखो, द सिल्क रूट वाज ए नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट कनेक्टिंग एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। सिल्क रूट क्या है? ऐसा नेटवर्क है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। अब 2 एग्जांपल देने, ठीक है, एनी 2 एग्जांपल देने। ठीक है, एग्जांपल में देखो, ट्रेड ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? कोई सामान है, ठीक है, कोई सामान है, ये एलोवेरा जेल हमारा एक गुड्स है। ठीक है, अब क्या है? ये कीबोर्ड क्या है? हमारा एक गुड्स है। ठीक है, ये सब क्या है? कैलकुलेटर क्या है? हमारा एक गुड्स है। ठीक है, एक तरीके से सामान है। इसका क्या करा हमने? दिया लिया, ये ट्रेड हो गया। गुड्स क्या है हमारे? इन सामानों को हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। ठीक है, मान के चलो। अब ये क्या है? इस गुड्स में क्या है? चाइना सिल्क, स्पाइसेस मतलब जो मसाले हैं भारत के, चाइना सिल्क मतलब चाइना में सिल्क हो रहा है। ठीक है, स्पाइसेस जो इंडिया में है, टेक्सटाइल हो गए, प्रीशियस स्टोन हो गए और मेटल, बट ट्रेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट में ये सब चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, है ना। वहां से कोई चीज हमारे यहाँ आ रही है, हमारे यहाँ से कोई चीज दूसरे के यहाँ जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? एक एग्जांपल है सिल्क रूट का। सिल्क रूट का क्या है? एक एग्जांपल है। दूसरा क्या है? कल्चरल एक्सचेंज।
ट्रेड तो जा ही रहा है, ट्रेड तो हो रहा है, उसके साथ साथ कल्चरल भी एक्सचेंज हो रहा है। कल्चरल एक्सचेंज कैसे हो रहा है? रिलीजन लाइक बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना। जो रिलीजन है बुद्धिज्म वाला, ठीक है, वो चाइना में कहां से स्प्रेड हुआ? इंडिया से आया है। ठीक है, इंडिया ने अपने बुद्धिज्म को चाइना में स्प्रेड कर दिया। किस तरीके से करा है? मतलब ऐसे नहीं कि भैया वहां पे गए हो गया, कैसे हुआ, कैसे हुआ? और दूसरे पार्ट्स में भी हो गया है चाइना में, ठीक है, दूसरे पार्ट्स के एशिया में हुआ है, ठीक है, थ्रू किसके हुआ है? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब बुद्धिज्म जो ट्रेड करते थे, जो लोग, जो व्यापार थे, व्यापारी थे, वो क्या करे, यहां से किसी पार्ट में गए एशिया के और चाइना में गए, वहां पे जाके वो अपना भाई सामान बेचने लग गए, सामान बेचने लग गए। वहीं से क्या हुआ, वो वहां पर क्या हुआ? कल्चरल एक्सचेंज हुआ, रिलीजन वहां पे जाके बस गया, बुद्धिज्म वहां पे जाके बस गया, ट्रेडर के जैसे, ठीक है, और एज ए ट्रैवलर घूमने गए थे और वहीं पे जाके सेटल हो गए। तो कल्चरल एक्सचेंज ऐसे हुआ। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, हम आपके लिए ही भाई पूरी वीडियो लाएं। तो भैया आपका हक बनता है हमसे पूछने का, आपका हक बनता है हमसे पूछने का, और हमारा हक बनता है आपको बताने का। पर भाई उसके लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो यार। भाई कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, तुम खुद देख सकते हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं पर भाई कुछ आउटपुट नहीं आ रहा यार। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कभी कभी जो नई फसलें होती हैं वो जिंदगी को मरने से बचाती है, ठीक है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटो, मेज, स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप एंड एशिया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने पहले पोटैटो, मेज और स्वीट पोटैटो को क्या करा था? डिस्कवर करा था। पहले क्या करा था? डिस्कवर करा था, उसके बाद यूरोप और एशिया में गया, यूरोप और एशिया में गया, वहां पे तब जाके ये चीज खाने लग गया, बनाने लग गया। समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या है? दे क्रॉप्स वर चीप, न्यूट्रियस एंड कुड ग्रो इन पुअर सॉइल। और ये मतलब क्रॉप्स कैसे थे? ये बहुत ज्यादा सस्ते थे, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पोषक थे, मतलब इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, और ये खराब मिट्टी में भी उग जाते थे, ठीक है। दे इंक्रीज फूड सप्लाई एंड हेल्प प्रिवेंट फैमाइन। और ये क्रॉप्स क्या करते थे? फूड सप्लाई को बढ़ा देते थे, है ना, मात्रा कम नहीं होने देते खानों की, है ना, इसीलिए ये बहुत ज्यादा भूखमरी में मदद करते थे, भूखमरी में मदद करते थे, भूखमरी हो जाती तब ये मदद करते थे। हाउ, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब जो सॉल्ट मार्च हुआ था, है ना, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव कैसे था रोकने में, ठीक है, अंग्रेजों को बढ़ावा देने से इतना ज्यादा इफेक्टिव कैसे था। आइए पढ़ते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है आंसर का। इन 1930, ठीक है, इन 1930 जिसने चैप्टर पढ़ा वो उसे आराम से आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसे भी ऐसा बता देंगे कि वो भी भाई पढ़ लेगा, समझ में आ जाएगा, आराम से आंसर लिख देगा, और आंसर भी यहीं से आने वाला है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब क्या बोला? इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, ठीक है, दांडी, है ना। क्या है? 1930 में महात्मा गांधी ने एक सॉल्ट मार्च रखा था, क्योंकि नमक के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा वो लगा रखे थे, टैरिफ लगा रखे थे, मतलब बहुत ज्यादा उसको शासन लगा रखा था, ठीक है, कानून लगा रखा था बहुत कड़ा नमक के ऊपर। तो इन्होंने क्या करा? उसके ऊपर ही एक मतलब मार्च निकाला, है ना, एक आंदोलन करा, ठीक है। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती से दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक इन्होंने एक यात्रा निकाली, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट क्या बोला? ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और इन्होंने क्या करा? इस लॉ को, जो उन्होंने टैरिफ लगा रखा, जो उन्होंने कानून लगा रखा था, है ना, इंडियंस के ऊपर, उन्होंने तोड़ दिया। कैसे? उन्होंने अपना खुद का नमक बनाया, अपना खुद का नमक बनाना स्टार्ट करा। तो भाई अंग्रेजों ने क्या करा? भाई ये तो हमारा नमक ले ही नहीं रहे, है ना, तो इसीलिए क्या करा? इन्होंने खुद का बनाया नमक, तो उनसे उनका क्या हुआ? टैरिफ टूट गया, और उनका मतलब जो ये शासन लगा रखा था कानून वगैरह वो टूट गया, है ना। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? सॉल्ट वाज यूज्ड बाय रिच एंड पुअर सो इट इज यूनाइटेड ऑल इंडियंस। जो सॉल्ट था, नमक था भाई, नमक भाई एक तो भाई अमीर लोग भी खाएगा, है ना, गरीब लोग भी खाएगा, और बीच के जो मिडिल क्लास फैमिली वो भी खाएगा। क्यों? नमक तो भाई सबकी जरूरतें हैं, समझ में आ रहा है ना क्या? नमक सबकी जरूरतें हैं, तो वो सबको ही जरूरत है, तो इसीलिए नमक क्या है? सबकी जरूरत है। इसी वजह से जो इंडियंस थे वो एकजुट होने लगे, क्योंकि भाई नमक सबकी जरूरत है,
समझ में आया? तो इन्होंने क्या करा, गांधी के साथ खड़े रहने, महात्मा गांधी जी के साथ खड़े रहने लग गए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला, 1000 ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस मूवमेंट में, दांडी मार्च के मूवमेंट में, सॉरी ये शॉर्ट जो मार्च चल रहा था, इस मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। बस यही था दोनों क्वेश्चन में। ये क्या है, 4 पॉइंट याद कर ले, पॉइंट में याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, इसलिए पॉइंट में लिखवाए। पॉइंट में क्या होता है, अगर एक गलत है तो 2 नंबर मिल लेंगे, एक गलत है 2 नंबर मिल लेंगे, 3 नंबर मिल लेंगे, जितने आप पॉइंट लिख सको। ठीक है, समझ में आया? तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, आगे लाते हैं और क्वेश्चन। ठीक है, अभी 3 हुए, 4 5 जितने 20 तक लाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ इसे सपोर्ट करना है। अब सर, अब क्या है, नेशनल सिंबल क्या था, भारत माता का एक प्रिंट था। ठीक है, वो किसने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ये क्या था, एक सिंबल था नेशन का, है ना, एक नेशन का, है ना, समूह का एक क्या था, सिंबल था, भारत माता का एक प्रिंट। ठीक है। अब क्या, फोल्क सॉन्ग एंड फोल्करी, फोल्क टेल्स वर कलेक्टेड टू रिसीव नेशनल प्राइड। मतलब क्या है, फोल्क सॉन्ग मतलब जो पहले के जो गीत वगैरह थे, है ना, जो भारत के लिए जो गीत वगैरह बनाए गए थे नेशन के लिए, वो क्या करते थे, वहां के लोगों को, भारत के लोगों को क्या करते, प्राउड फील करवाते थे। है ना, क्या तुमने सुना है, अभी आर्मी का सॉन्ग बजता है तो हमें अंदर से क्या आता है, बिल्कुल प्राउड फील आ जाता है कि हाँ भाई इंडियन आर्मी है। ऐसे ही ये था, फोक सॉन्ग और फोल्करी बने थे, भारत के सॉन्ग थे और क्या थे, एक गीत वगैरह थे। इनसे क्या होता, नेशंस के लोगों को क्या था, प्राउड फील होता था। समझ में आया? और तीसरा क्या है, नेशनल फ्लैग, द ट्राई कलर बिकम अ सिंबल ऑफ यूनिटी। जो 3 कलर थे फ्लैग में अपने, ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन, ये क्या करते थे, यूनिटी, एकता का प्रतीक थे, है ना, एकता बताते थे। ठीक है, एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकता बताते, एकता है इनमें। ठीक है। लिटरेचर एंड सॉन्ग, वंदे मातरम कहते हैं इंस्पायर्ड नेशनल फीलिंग, अपने देश के प्रति जो प्यार था उसको बढ़ाने के लिए, है ना, उसको व्यक्त करने के लिए क्या था, वंदे मातरम वो काम करता था। वंदे मातरम तो भाई स्कूल में होता होगा। ठीक है। अब के क्वेश्चन नंबर 5, हाईलाइट एनी 2 फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के 2 फीचर बताने हैं। ठीक है, पहला क्या है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पावर क्या थी, 2 गवर्नमेंट के बीच में बटी हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटी हुई थी। और दूसरा क्या है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर गिव बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हर लेवल के पास अपनी अलग अलग पावर होती है, सेंट्रल के पास अलग होगी, स्टेट के पास अलग होगी। अभी देख लो, वेस्ट बंगाल है, अब भाई वो अलग हो रहा है धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि वो स्टेट है, उसके पास अलग पावर है। ठीक है, जो ममता बनर्जी है वो भाई किसी का चलने ही नहीं देती वहां पे कानून। समझ में क्या बताना चाह रहा हूं, तो वो क्या है, अलग सा है भाई, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये केवल स्टडी से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल रीजन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, ठीक है, इसको हमें अपने स्टेटमेंट में समझाना है। इंग्लिश डोमिनेंस, इंग्लैंड डोमिनेटेड स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। इंग्लैंड क्या था, अपना दबाव स्कॉटलैंड और वेल्स और आयरलैंड में बहुत ज्यादा बना रहा था। ठीक है, और एक्ट ऑफ यूनियन में क्या था, एक्ट ऑफ यूनियन में था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर क्या बना, एक ग्रेट ब्रिटेन बना। ग्रेट ब्रिटेन कब बना, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के कुछ टाइम बाद इसमें आयरलैंड भी जुड़ गया था। एक्ट ऑफ यूनियन का मतलब ये है। सेपरेशन ऑफ कल्चर, स्कॉटिश और इरिश, है ना, स्कॉटिश स्कॉटलैंड, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड में जो कल्चर था और इरिश मतलब जो आयरलैंड में कल्चर था उसको दबा दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया और इंग्लैंड के द्वारा एक इंग्लिश कल्चर को इंप्लीमेंट कर दिया। समझ में आया, इंप्लीमेंट कर दिया। कॉमन सिंबल, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक एंड नेशनल एंथम, यूनिटी। एक इनका था ब्रिटिश फ्लैग, इन्होंने इंप्लीमेंट करा, जिससे क्या हुआ, पूरी जो ये बनाया था, ग्रेट ब्रिटेन बनाया था, उसमें एकता का प्रतीक बताया गया। ठीक है, फ्लैग बनाकर। 2 एस्पेक्ट्स वेयर वुमेन फेस इनइक्वालिटी, 2 ऐसी चीजें बताओ जहां पे वुमेन को इनइक्वालिटी मिली, वहां पे इक्वल मेंस के बराबर ही उन्होंने हक नहीं मिला। ठीक है, पहला क्या था, एजुकेशन एंड जॉब, गर्ल्स ऑफन गेट फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड लोअर वेजेस देन मैन।
मतलब कि गर्ल्स को क्या है, कम पढ़ाया लिखाया जाता है। एक बार नोटिस करना, गर्ल्स को क्या करा जाता है, कम पढ़ाया लिखाया जाता है, याद करना। ठीक है, पहले के टाइम की बता रहे, अब तो भाई बराबर हक भी बनता है और बराबर पढ़ाया भी जाता है, उसको हक भी बनता है भाई उनका बराबर पढ़ने का। ठीक है, सुनो, अब क्या है, बराबर पढ़ाया जाता है, पहले के टाइम पे कम पढ़ाया जाता था। और क्या था, पहले के टाइम पे जो सैलरी हुआ करती थी, गर्ल्स को कम देते थे, बॉयज को ज्यादा थे। ठीक है, क्या करते थे, बॉयज जितना काम करते थे उतना गर्ल्स भी करती थी, पर क्या होता, बॉयज को थोड़ा ज्यादा पे करते थे और गर्ल्स को क्या करते थे, कम पे करते थे। पर आज के टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में भी बहुत बड़े एग्जांपल दे रहा हूं, जितनी मेंस की सैलरी उतनी वुमेन्स की भी सैलरी इस टाइम पे। ठीक है, अब सब चीज बदल रहा है, पर पहले के टाइम की बताई जा रही इनइक्वालिटी, पहले के टाइम पे फेस करना पड़ता था। आज के टाइम पे कुछ जगह जो लोकल कंपनी वगैरह है वहां पर ऐसा है। ठीक है, कम पैसे में वुमेन्स से काम करवा लेते हैं, है ना, तभी वो वुमेन्स को रखते हैं क्योंकि वो कम पैसे में काम करती हैं, है ना, और मेंस को नहीं रखते, वो मेंस क्या लेते, ज्यादा पे करते हैं, मतलब ज्यादा पे करवाते हैं इसलिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, फैमिली लाइफ, वुमेन में फेस डोमेस्टिक वायलेंस एंड लेस फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। उन्होंने घर की कलेश से और जो भी मतलब किचकिचबाजी होती है उससे बहुत ज्यादा, भाई समझ रहे हो, उनके साथ बहुत ज्यादा होता है। और लेस फ्रीडम इन डिसीजन, अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, आज कार लाएंगे या मतलब घर बनवा रहे हैं, तो उसमें महिला से कम पूछा जाता है, जो मेल होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, पहले के टाइम में बता रहे हैं, अब तो भाई महिला शक्ति आप जानते हो, महिला सब पे भारी होती है ना, लेडीज फर्स्ट सब सुना है, क्यों, इसी वजह से लेडीज फर्स्ट, है ना, महिला मतलब समिति, सब चीज इसी वजह से इस टाइम पे आई है, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत बुरा होता था वुमेन्स के साथ। ठीक है, अब बहुत अच्छा कार्य हो रहा है वुमेन्स को लेके, बस यही सब बताया गया है 7 तक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। The Treaty of Vienna was drawn up in 1815 with the objective of undoing most of their changes there had to come about in Europe. ठीक है, during the Napoleonic War highlight the significant provision this treaty. ठीक है, अब इसे समझाते हैं। ठीक है, अब आंसर के थ्रू समझाते हैं। अब आंसर में क्या लिखा है, बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर इन फ्रांस, तो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी थी वो वापस आ चुकी थी। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज annexed बाय नेपोलियन, और जो नेपोलियन ने फ्रांस से जो उसका एरिया जीता था वो उसने दोबारा ले लिया था। ठीक है, नीदरलैंड वाज सेट अप इन द नॉर्थ ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन। नीदरलैंड को जो फ्रांस के बॉर्डर पे इन्होंने स्टोर कर दिया था, ताकि जो फ्रांस और अपनी कम्युनिटी को, अपने शासन को और ज्यादा ना बढ़ा सके। ठीक है, रशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ रशिया को एक थोड़ा नया क्षेत्र, मतलब नया एरिया दे दिया गया। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ, डेमोक्रेसी कैसे पीसफुल मतलब आरामदायक जिंदगी जीने में मदद करता है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी गिव इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन, मतलब डेमोक्रेसी क्या है, हर इंसान को अपना राइट देता है, कानून देता है, लड़ने की क्षमता देता है। मान लो 2 लोग हैं, है ना, और एक दुकानदार है, दुकानदार से भाई दोनों का हक बनता है कि सामान खरीद सके। ठीक है, दोनों का हक बनता है सामान खरीद सके, समझ रहे हो बात क्या है। अब मान लो वोट दे रहा है, तो वोट में भी सबका हक बनता है कि वोट दे सके। ठीक है, बस वो एलिजिबल होना चाहिए वोट देने के लिए, 18+ होना चाहिए, तो सबका हक बनता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यू फ्रीली एंड सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू डिस्कशन, और पीपल के पास अपना हक होना चाहिए, अपना हक होना चाहिए कि वो बिना कोई टेंशन के, बिना कोई दबाव के वो कोई भी चीज को सोच सके और क्या है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके बिना कोई दबाव की। ठीक है, लीडर्स आर चूजन बाय पीपल सो गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन, और लीडर को चूज करने का पूरा पूरा हक आम जनता को है, ताकि वो गवर्नमेंट उनके हिसाब से काम कर सके। ठीक है, यही दोनों क्वेश्चन के मतलब है। भाई आपको अगर अच्छे लग रही हो हमारी वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए भाई बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो लाता रहूंगा और ला भी रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी हो, 9th में जो हो, अब जो 10th में आया है उसको बता देना नया बैच आने वाला है, क्लास 10th का बहुत तगड़ा बैच आने वाला है, जिससे आपको बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। द चैलेंज ऑफ डायनेस्टी सक्सेशन in undoubtedly a major challenge for political parties in India. Analyze the statement.
अब क्या है, जो पार्टी से पता है बहुत ज्यादा क्या थी, चैलेंजेस फेस कर रहे थे, ठीक है, चैलेंजेस फेस कर रहे थे जो वहां की जनता थी, वहां का जो एरिया में जनता थी वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे। वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे वो इस आंसर के थ्रू हम आपको समझाएंगे। लीडरशिप इज ऑफन गिवन टू फैमिली मेंबर नॉट बेस्ड ऑन टैलेंट। जो लीडरशिप थी, जो हक जमाना था, मतलब जो लीड करता है पूरी डायनेसिटी को, वो पता है किसके बेस पे करता था, वो फैमिली मेंबर करता था, ठीक है। जैसे मान लो राजा है, राजा का बेटा ही करेगा, ठीक है, राजा का बेटा ही करेगा राज पूरे जनता पे, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, चाहे बोल ना पाता हो, चाहे दिमाग से कमजोर हो, पर करेगा कौन, राजा का बेटा, ठीक है। यही बात पहले समझाएगी। इस चीज से क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट रिड्यूस इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज। इन्होंने जो क्या था, फ्रीडम थी, जो डेमोक्रेसी थी, उसको खत्म कर दिया था, बहुत ज्यादा कम कर दिया था। अगर मान लो 10 लोग एलिजिबल हैं, है ना, 10 लोग एलिजिबल हैं और 10 में से एक क्या था, राजा का बेटा था। कौन था, किंग्स सन था, है ना। तो 9 लोग क्या हुआ, एलिमिनेट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कौन था, राजा का सन, क्या बनेगा, लीडर बन जाएगा, नेक्स्ट लीडर। तो क्या करा इसने, डेमोक्रेसी को खत्म ही कर दिया पार्टीज के बीच में, ठीक है, पार्टीज के बीच में डेमोक्रेसी को खत्म ही कर दिया कि मतलब भाई बनेगा राजा का बेटा ही, कोई मतलब नहीं, चाहे 9 लोग जो बाकी के हैं कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी मतलब एलिजिबल हो, ठीक है। और क्या, न्यू एंड कैपेबल लीडर डू नॉट गेट चांस। बिल्कुल ठीक है, जब भाई बनेगा यही राजा का बेटा ही बनना है, तो भैया नए लीडर क्या है, कोई काम ही नहीं है, तो चांस ही नहीं मिल रहा वहां पर, ठीक है। इट वीकेन पीपल ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज। अगर मान लो राजा का बेटा ही बन रहा है ना, तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज पे जो आम नागरिक है वो ट्रस्ट करना ही छोड़ देगी। कैसे, मान लो अगर राजा का बेटा क्या है, बोल नहीं पा रहा, या उसका दिमाग इतना कमजोर है, या फिर वो गंदे विचार वाला है ना, मान लो वो बेमतलब में झूठे को, मतलब झूठे को ही सच बना दे रहा है ना, वो झूठ कर रहा है, वो इंसान गलत कर रहा है, वो मार रहा है किसी को, पर क्या है, उसको सजा नहीं दे रहा, दे किसी रहा है, जो पिट रहा है, जो पिट रहा है, तो उससे क्या होगा, जो ट्रस्ट होगा आम नागरिक का वो टूट जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो लीडर होगा उससे टूट जाएगा। भाई क्या है यार, ये तो मतलब उसका ही साथ दे रहा है, जो मतलब हमारे साथ ही बुरा कर रहा है, तो इस वजह से जो आम नागरिक होगा उनका ट्रस्ट टूट जाएगा, ठीक है। इट गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन डेमोक्रेसी। अब क्या है, अब डेमोक्रेसी में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही किसमें, डायनेसिटी में, ठीक है, डायनेसिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या इफेक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है, क्या क्या इफेक्टिव रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी, मतलब क्या, डेमोक्रेसी का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टीज, कि हम स्वतंत्र हैं, हमें अपना हक है, उस पर क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आंसर के थ्रू आइए समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, इलेक्शन पूरा करवाएंगे गवर्नमेंट को बनाने के लिए, पूरा इलेक्शन करवाते हैं, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन पूरा उसके हाथ में रहता है कि वो इलेक्शन करवाएगा पूरा। इस सब टाइम बीजेपी चल रही, तो बीजेपी का पूरा हक बनता है और उनको करवाना पड़ेगा कि इलेक्शन करवाएं। ये नहीं कि भैया वो इलेक्शन रोक दे, भैया हम हो गए तो भाई अब इलेक्शन रुक गया, अब अगले इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, भाई ये क्या है, ये डेमोक्रेसी नहीं होगी। पर यहाँ पे बात किसकी, डेमोक्रेसी, इनको करवाना पड़ेगा क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इन्होंने इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, स्वतंत्र देश है, ठीक है, सबके पास अपना अपना अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, और गवर्नमेंट को पीपल का मतलब पीपल जो है मतलब नागरिक है उनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है, दे मेक पॉलिसीज एंड लॉ, और ये क्या करते हैं, नए नए कानून लाते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, नए नए कानून लाते हैं, लॉज लाते हैं, जिससे हमें मतलब अच्छा रहे, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, ठीक है, लॉ बनाते हैं, अगर कोई मार दिया तो उसे सजा होगी, है ना,
अगर मान लो किसी पे फंड नहीं है, शादी करवानी है अपने बच्चों की, तो भाई उसे फंड मिलेगा, ठीक है, फंड मिले किससे, गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये नई नई पॉलिसी है और लॉ भी लाते हैं गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज। दे गिव पीपल डिफरेंट चॉइस एंड आइडिया, ठीक है। अब क्या है, ये नागरिकों को कभी भी ऐसा नहीं कोई दबाव डालते, इनको अपने अपने नए नए आइडियाज को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है और नए नए क्या करते हैं, चॉइस, अपनी चॉइस होती है कि किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और अपोजिशन पार्टी चेक एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। जो भाई अपोजिशन पार्टी होगी, मतलब मान लो इस टाइम बीजेपी है तो अपोजिट साइड क्या है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस का हक बनता है कि उसे सुधारे बीजेपी को। कैसे सुधारेगी, अब मान लो कोई चीज गलत कर रही है, एजुकेशन पे ज्यादा लोन लगा रही है ना, एजुकेशन पे ज्यादा लोन लगा रही है, मान लो 12, 15, 16% का लोन लगा रही है, तो भाई कांग्रेस का हक बनता है बोलने का, भाई एजुकेशन को बढ़ावा दो, इतना परसेंट लोन से क्यों कर रहे हो, इतना परसेंट लोन क्यों ले रहे हो, समझ रहे हो, इतना परसेंट लोन क्यों ले रहे हो बच्चों से, तो उनका हक बनता है बोलने का। तो फिर ये सुधार करेंगे जिससे आम नागरिक को फायदा होगा। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी का हक बनता है ये भी, क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेटिक है, वो भी क्या है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है। भाई अगर आपको आंसर समझ में आ रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं आ रहे तो क्या करना है आपको, नीचे कमेंट में करिए, हम आपको पर्सनली समझाएंगे। अगर कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा या इसके अलावा भी कोई आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम समझाएंगे, भाई आपके लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवेलुएट द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मतलब यूटिलिटी ऑफ पब्लिक का मतलब है जो भी जो सर्विसेज मिलती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या रूल है। पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव द इक्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। इसने यूटिलिटी ऑफ पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस है मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई, क्या है, एजुकेशन मतलब सरकारी स्कूल है ना, सरकारी हॉस्पिटल, इसके द्वारा क्या होते हैं, तो हमारी जो रहन सहन है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है पहले से, ठीक है। दे एंश्योर इक्वल एक्सेस टू द बेसिस फैसिलिटी स्पेशली फॉर अ पुअर एंड बिगर सेक्शन। इन्होंने क्या करा है, बिल्कुल फैसिलिटी, ठीक है, इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए, ठीक है। दे प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग एन हेल्थी एंड स्किल वर्क फोर्स। इन्होंने इस पब्लिक सर्विस के द्वारा क्या करा है, जो हेल्दी है ना, हेल्दी का मतलब है इकोनॉमिक, मतलब पैसों से भी बहुत ज्यादा हेल्प करी है पुअर पीपल की, ठीक है। हाईलाइट द सिग्निफिकेंट 3 फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में ग्रोथ में 3 ऐसे फैक्टर बताओ, ठीक है, आंसर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हुआ तब जाके ग्लोबलाइजेशन भी ग्रो हुआ। फास्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिड्यूस कॉस्ट, फास्टर ट्रांसपोर्ट हुआ है ना, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा फास्ट हो गया और कम्युनिकेशन के थ्रू जो रिड्यूस हो गया, मतलब कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई, काम भी जल्दी हो रहा है और क्या हो रही है, पैसा भी, लागत भी क्या लग रही है, कम लग रही है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। जो भी पहले ट्रेड बैरियर था, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, अगर हम बाहर देश में कोई अपना व्यापार बढ़ाना चाहें उसे भी क्या हो गया, अभी बहुत ज्यादा कम हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया है। रोल ऑफ म्युनिसिपल कंपनीज, क्या रोल है मल्टीनेशनल कंपनीज का, म्युनिसिपल नहीं मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल है। इसका ये रोल है, ये जो प्रोडक्शन है इंडिया में नहीं और अदर कंट्री में भी जाके बढ़ा सके, वहां पर जाकर मैं प्लांट लगा सके यहाँ से, या तो फिर एक्सपोर्ट कर सके सामान, ठीक है। बस यही हो गए इसके आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें से बहुत समझ लो 70% तो क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आप भी सोचोगे हाँ भैया ये तो लग रहा है आया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को स्किप ना करे बिना पूरे आंसर जरूर देख लेना, बहुत तगड़े तगड़े आंसर लगाएंगे, ठीक है। उनकी तरफ आते हैं। प्राइवेटाइजेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, सपोर्ट द स्टेटमेंट एंड विद आर्गुमेंट। मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कोई चीज प्राइवेट है उसका क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट है वो बताना है, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी।
ये क्या है, अच्छी चीजें बनाता है और बहुत ज्यादा ही बनाता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बनाता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है प्राइवेट में, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों में समझ लो। रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन, ये गवर्नमेंट पे, ठीक है, जो भार होता है बोझ को कम करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के बोझ को कम करता है। एनकरेज कंपटीशन एंड बेटर सर्विस। अब क्या करता है, प्राइवेट कंपनी है तो उसके बीच में क्या होता है, कंपटीशन बहुत होता है, वर्कर्स के बीच में कंपटीशन बहुत होता है। जो अगर कंपटीशन होगा तो क्या होगा, वर्क भी बहुत अच्छा होगा, वर्क अच्छा होगा, नए नए आइडियाज, नए नए डेवलपमेंट होती रहेगी उस कंपनी में, ठीक है, अगर वो कंपनी क्या है, प्राइवेट। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, मे लीड्स टू जॉब लॉसेस, मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और प्राइवेट, तो प्राइवेट की भाई नौकरी जाने का चांसेस 100% है, 100% कह रहा हूँ, 99% रहते ही कि भाई चली ना जाए, चली ना जाए, चली ना जाए, कंपनी बंद ना हो जाए। गवर्नमेंट में क्या है, बिल्कुल भी, ठीक है, 99% तो चांसेस रहते हैं कि जॉब जा ही नहीं सकती, 1% रहती है कि क्या पता चली जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल चांस रहते हैं कि चली जाए, पर 99% तो सिक्योर ही रहता है बंदा कि भाई जॉब जा ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव में इग्नोर सोशल वेलफेयर, और क्या नेगेटिव इफेक्ट में क्या है, ये प्रॉफिट के चक्कर में, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्रॉफिट के चक्कर में वो लोगों का ध्यान रखना ही भूल जाती है, प्रॉफिट के चक्कर में लोगों का ध्यान रखना ही भूल जाती है। और क्या, एसेंशियल सर्विस में बिकम एक्सपेंसिव, और ये क्या कर देती है, जो जो जरूरतमंद की चीजें होती हैं, है ना, जो नॉर्मल पीपल की, मतलब जो कम्युनिटी है, मतलब लोगों की, तो उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा महंगा कर देते हैं। देखा होगा बीएसएनएल, बीएसएनएल की सिम सुना होगा शायद, है ना, बीएसएनएल हो गई, है ना, और जियो हो गई, है ना, और जो प्राइवेट है एयरटेल हो गई, वो क्या है, महंगे, उनका रिचार्ज क्या है, महंगा, पर बीएसएनएल का क्या है, सस्ता है, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट सिम है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से सिम है ये, तो इसके रिचार्ज सस्ता है, इसका महंगा है। पर क्या है भाई, जियो, इसका भाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है, बीएसएनएल का भी कम है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे क्या है, सर्विस थोड़ी हल्की दी जाती है पर सस्ती दी जाती है, पर इसमें क्या है, सर्विस बहुत तगड़ी दी जाएगी भाई, बहुत अच्छी, पर क्या है, पे भी वैसी करवाती है, ठीक है, बस यही तक होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है, एक्सपेंडिंग एसेस टू लोन इन द फॉर्मल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, येट इट इज इक्वली critical that these loans are accessible to all people for national development. Justify the statement. अब आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करके दिखाएंगे। जो फॉर्मल सेक्टर लोन है, बैंक या कोऑपरेटिव प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो बैंक प्रोवाइड करती है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, मतलब ब्याज दर बहुत कम होता है। ये जो बैंक है बहुत कम ब्याज में क्या करती है, लोन दे देती है ना, 7-8% में, 7% या 8% में लोन दे देती है, ठीक है। पर क्या है, तुम्हारा मनी लेंडर होगा, है ना, जमींदार हो गया, जिस साहूकार हो गया, उससे आप लोन लेते हो, ठीक है, लोन लेते हो, तो वो क्या देगा तुम्हें, 15-16% में लोन देगा, 15 से 16%, ये कहीं कहीं तो 20% भी चला जाता है। तो हमारा फायदा किससे, 7 से 8% वाले में फायदा है, ठीक है, हमें कम ब्याज देना पड़ेगा, समझ रहे हो, एज कंपेयर टू मनी लेंडर को, ठीक है, एज कंपेयर टू मनी लेंडर को कम ब्याज देना पड़ेगा। इजी एक्सेस टू लोन हेल्प फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज इनकम, और ये क्या है, बहुत इजी तरीका है लोन लेने का, ठीक है, और बहुत आराम से तुम्हें लोन मिल जाएगा यहाँ पर, किसे, फार्मर्स को, या जो स्मॉल इन्वेस्ट करता है ट्रेड में, या तो फिर जिसका खुद अपना कंपनी खोलना चाहता है या छोटा सा कारोबार खोलना चाहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है लोन लेना, ठीक है। और क्या है, ये उनकी इनकम को बढ़ावा देती है, या इनकम उनकी बढ़ती है इससे, क्योंकि यहाँ पे कम परसेंट में लोन मिल रहा है, तो भाई यहाँ बच ही रहा है इनको पैसा, तो इनको इनकम में भी बढ़ावा मिलता है। और क्या है लास्ट पॉइंट, व्हेन ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेट फेयर क्रेडिट इट प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट। अगर हमें आउटपुट अच्छा मिल रहा है, यहाँ से फार्मर अच्छा ग्रो कर रहा है, कम पैसों में ग्रो कर रहा है, तो कम पैसों में ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है, मतलब पूरे नेशन को फायदा मिलने लगेगा उससे, समझ में आया, उससे क्या होगा, पूरे नेशन को भी फायदा मिलने लगेगा, यही सब बताया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। टॉप 20 की सीरीज लाऊं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, अगर नहीं समझ में आए कमेंट में लिख दो भाई, अगर ना समझ में आए, ठीक है, हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, वैसे हमें लग रहा है इतना काफी है,
अगर नहीं काफ़ी तो भाई और अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है कोई चैप्टर आपको अच्छे समझ में ना आए, उसी का क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो क्या पता अच्छे समझ में ना आ रहा हो, पर आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आ रहा है भैया। और क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को और नोटिफिकेशन को दबाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सुनो गाइस, सॉरी अभी रात के बज रही है 1, ठीक है भाई। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, मैंने 5 बजे स्टार्ट करी थी दोपहर में, अब बज रहे रात के, क्योंकि लिखना पड़ता है भाई, इसमें फिर मिटाना पड़ता है, फिर बाद में लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, समझाना पड़ता है आपको, वीडियो क्वालिटी देखनी पड़ती है, मेंटेन रखनी पड़ती है, तभी भाई बहुत टाइम लगता है। और अभी बिल्ली भी रो रही है भाई बाहर, थोड़ा डर भी लग रहा है, ठीक है भाई, इसलिए भाई बहुत रिस्क समझ सकते हो वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। हम आपका प्यार बस सब्सक्राइब भाई कर दो, है ना। एक्सप्लेन राइस इज ग्रो as a commercial crop in Haryana and Punjab but as a subsistence crop in Odisha. Explain why which differ in these region. अब ये अलग अलग क्यों है इन रीजन में, मतलब पंजाब और हरियाणा में क्या है, राइस को एक तरीके से बेचने के लिए, ट्रेड के लिए यूज करा जा रहा है, पर यहाँ पर उड़ीसा में ऐसा क्यों नहीं है। चलो आंसर के थ्रू समझाते हैं। इन हरियाणा एंड पंजाब इरिगेशन फैसिलिटीज HYV सीड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेक राइस एज ए कमर्शियल क्रॉप। मतलब हरियाणा और पंजाब में क्या है, इसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाला जाता है और अच्छे टेक्निक वाले सीड्स को यूज करा जाता है, जिससे क्या होता है राइस बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसे हम बेचने के लिए यूज करते हैं। बट लेकिन इन उड़ीसा फार्मिंग इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड डिपेंड्स ऑन मॉनसून। ये क्या करते हैं, मॉनसून सीजन पे डिपेंड करते हैं, इस पे कोई इरिगेशन वगैरह ना फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालते, ये केवल अपने खाने के लिए ये क्रॉप को ग्रो करते हैं, इसीलिए क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। वाई सेट अप बक्साइट इंडस्ट्री इन ओडिशा। बक्साइट एक तरीके की इंडस्ट्री है जिसमें क्या है, एक तरीके मेटल है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड करके है ना, वो मेटल है, उसके लिए क्यों हमने ओडिशा में ही क्यों उसका सेटअप डाला कंपनी का। ओडिशा हैज अ लार्ज रिजर्व ऑफ बक्साइट। बक्साइट एक तरीके का है, बताया भी, वहां पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, कहां पे, उड़ीसा में, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, और उड़ीसा में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, सस्ते लेबर पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब अगर हम उसे निकाल के उसे कहीं और भेजना चाहें या वहां से लाना चाहें तो क्या है, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। और पोर्ट भी वहां पर है, पोर्ट मतलब बंदरगाह, बंदरगाह मतलब जो शिप्स में ट्रांसपोर्ट होता है वो भी वहां पे बहुत इजी है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड वाटर रिसोर्सेज, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब पावर अवेलेबल रहती है। कैसे भाई, पोर्ट रहता है, पोर्ट पे क्या रहता है, समुद्र बना रहता है, समुद्र में क्या होता है, बिजली पैदा होती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इजी है बिजली को यूज करना, और वाटर भी बहुत ज्यादा आराम से इजीली अवेलेबल रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सारिका टाइगर रिजर्व is located in which one of these following। किस स्टेट में सारिका टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। किसमें, राजस्थान में। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये कॉलम फर्स्ट दे रखा है, कॉलम सेकंड दे रखा है, ठीक है, और आंसर दे रखा है एबीसीडी में 4 1 3 2 1 2 3, सॉरी अब इसमें देख लो उल्टा है, 4 की तरफ ए है, या 1 की तरफ बी है, या 3 की तरफ सी है, या 2 की तरफ डी है, या इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें मैच कर लो अपने आप। आंसर क्या है इसका, सी वाला है, 4 1 2 3। 4 का क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है। 1 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 2 का क्या होगा, सी होगा, और 3 का क्या होगा, डी होगा, ठीक है, समझ में आया। और 4 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ऐसे बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटिज्म बाय स्ट्रेंथनिंग व्हिच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यूनिटरी होगी, प्रेसिडेंशियल होगी, फेडरल होगी, या पार्लियामेंट्री होगी। कैसे होगी, फेडरल। यही होते हैं हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, आप देखना, आएंगे जरूर ये, ठीक है। ऐसे ही भाई तुक्के नहीं मार रहे, आएंगे जरूर, देख लेना आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह से रिसोर्स हमने इसे उठाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चैनल को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और जो भी भाई अगर 9th में था वो फेल हो गया गलती से, है ना, और वो चाहता ही 9th ना पढ़े 10th पढ़े डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट 10th पढ़े, तो भाई वो भाई हमसे कांटेक्ट करें, हम डायरेक्ट उनका करवाएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, अगर किसी का छोटा भाई है बड़ा भाई है, ठीक है। और मैं इतना कह रहा हूँ, जो बच्चा 9th में था वो पास हो गया 10th में आ गया है, उसके लिए नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बस यही होती है हमारी वीडियो खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।